मुझे लगता था कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा तो मेरे पे कोई अटैक नहीं करेगा, बट एक बार ऑपोजिट ग्रुप ने अटैक कर दिया था क्योंकि उनको बाकी लोग मिले नहीं। पहले तो हॉस्पिटल वगैरह ले गए मुझे, फिर अच्छा, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था? मतलब 80-100 लोग जब हॉकी स्टिक्स वगैरह के साथ एक बार मैं और सलमान भाई जा रहे थे रात को, सलमान ने बोला कि अरे यार तू बड़ा लंबा है, तू कंफर्टेबल तो है ना गाड़ी में? तो बोला कि क्या ना कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। कहते यार अच्छा डायलॉग है एंड लेट्स यूज दिस फॉर द फिल्म। और अगले दिन हम लोग शूट कर रहे थे जिसमें यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। सिम्बा में मुझे याद एक सीन था कि मेरे को 60-70-50 पुलिस वाले घेर पकड़ लेते और मैं उनको घसीटता हुआ लेके आता हूँ। जैसे ही वो एक्शन खत्म हुआ, रोहित शेट्टी थे, कई लोग थे, कहते यार तू ही है जो ये घसीट सकता है इन सबको, नहीं तो कोई नहीं घसीट सकता। दबंग में मेरा नाक टूट गया था। एक एक्शन सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स में मैं और सलमान कर रहे थे, तो एक फाइटर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो उसको मेरे पे कूदना था और आगे पकड़ के गिरने का शॉट था, जब वो कूदा तो उसका घुटना मेरे नाक पे लगा और नाक पूरा टूट गया था मेरा उस समय। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ जो मौजूद हैं उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द सुपरस्टार सोनू सूद। वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। स्वागत है सर भाई, थैंक यू सो मच। सर हमारी वीडियो कॉल पे एक बार बात हो चुकी है, अगर आपको याद हो तो हमने एक बार करी हुई है। नहीं होगी सर कोई, आज जिस तरीके से वीडियो कॉल हुई थी मुझे पता है। मेरे को ध्यान नहीं क्या हुआ था वहाँ पे। तब आप रोडीज की स्क्रीनिंग पर थे शायद, और आपके जो मैनेजर है सर पीछे बैठे हैं, वो उनसे हम काफ़ी टाइम से टच में थे कि ये पॉडकास्ट हो जाए और फाइनली ये हो रहा है। तो पहले एक बार हमने वीडियो कॉल पे बात करी हुई थी। हाँ, उस टाइम भी सर ने हमें ऐसे इग्नोर किया जैसे कि अरे किससे बात करवा रहे हो यार तुम ये। नहीं मैं बड़े प्यार से मिलता हूँ ऐसे, पर कोई मेरे नहीं मतलब मालूम पड़ गया था कि आप लोग शूट पे बिजी हो। वो नेटवर्क भी होता है ना सर आज थोड़ा सा रहता है। हाँ, पर मेरा अभी क्योंकि हम आदत पड़ चुकी है कि रोज 1-2 कॉल्स आई जाती हैं, सीधा अचानक सामने फोन पे आता है अरे भैया बात करो, तो ये पता नहीं होता। पहले कई बार नहीं कराते, काटने के बाद आपका कुछ रिएक्शन आता है ऐसे कि अरे यार क्यों करा रहे नहीं हो? नहीं ऐसा मेरा कुछ आता है? आई थिंक हमें ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि अगर हम किसी से बात करते हैं और उन लोगों को अच्छा लगता है बात करके, और हम किसी नए बंदे से जुड़ पाते हैं, तो आई थिंक ब्लेस्ड फीलिंग होनी चाहिए। क्यों, मुझे कभी तकलीफ नहीं होती है। बट सर थोड़ा कभी तो आपको लगता होगा कि यार एक पर्सनल स्पेस भी चाहिए मुझे, जब मैं किसी जोन में नहीं हूँ, कुछ डिसअपॉइंटेड हूँ या किसी भी वजह से मैं टायर्ड हूँ या मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो आप बोल देते हो ऐसे कभी किसी को? नहीं हूँ, देखिए कई बार फीलिंग आ सकती है, कई बार ऐसा फील हो सकता है कि यार अरे मतलब थोड़ा सा भी अकेला टाइम खुद से बिताना चाहिए, लेकिन मैं कभी शो नहीं कभी किसी को मैं शिकायत नहीं करता उसके लिए। सर ये लाइफ ही ऐसी बन चुकी है आपकी, क्योंकि यार जब अगर लोगों को शो करने लग गए फिर तो नहीं, आई फील कि मेरा थोड़ा सा जो अगर आप बैलेंस की बात करें तो मुझे लोग खुश रहें, मेरा वो बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा मैं उसकी तरफ कोशिश करता हूँ, ताकि नाराज़ नहीं होने चाहिए लोग, और उनके लिए मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए, ताकि जब आपसे कोई लोग मिले या बात करना चाहते हैं या बात करते हैं तो आप उनके लिए कैसी मेमोरी क्रिएट करें जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहे। सो वो मैं लोगों को खुश रखने के लिए कि हाँ वो सेटिस्फाइड रहने चाहिए, उनके माइंड में कुछ वो ना रहे कि यार सैली में बड़े हो गए। सर वैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आप पर्सनली खुश रहने के लिए क्या चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं? अब इतना काम करने के बाद, इतनी शौहरत, इतना फेम, देखो मुझे सेटिस्फाई कैसे करते हो खुद को? अपनी हमारी खुशी की और सेटिस्फेक्शन की ना डेफिनेशन विद टाइम चेंज होनी शुरू होती है। पहले कॉलेज में इंजीनियर बन जाएं तो वो एक मकसद था, फिर आपके गोल्स चेंज होते हैं, नहीं चलो यार मैं मॉडल बन जाऊं, मॉडलिंग से फिर एक्टर बन जाऊं, एक्टिंग से एक से दूसरी फिल्म कर लूं, फिर आप धीरे धीरे जो आपके गोल्स हैं वो बदलते रहते हैं और आप उसके लिए मेहनत करते रहते हैं, लाइफ में मूव करते रहते हैं। फिर आज जब मैंने अपनी पहली फिल्म लिखी, डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, एक्ट की, रिलीज़ भी हुई, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, तो फिर गोल्स बदले कि अभी अगली फिल्म क्या करनी है। सो गोल्स कभी नहीं बदलते। अच्छी बात यह है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं आप उन मुकाम्स को हासिल करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि वी आर वेरी फ्यू ब्लेस्ड वन कि भगवान ने हमें इस लायक या ये मौका दिया ये करने के लिए। मैं तो भगवान का हर रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों की उम्मीद बने हैं, लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, भाइयों के साथ बैठे हुए हैं। सर ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हम अभी रास्ते में जैसे आ रहे थे तो हम थोड़ा नोटिस करते आ रहे थे कि कहीं नुक्कड़ की दुकान हो गई, कोई ऑटो में चल रहा है, कोई रिक्शे में चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि भगवान ने अपनी सहूलियत से हर किसी को मतलब दिया है, और जिस बंदे को ज़्यादा दिया उसको हेल्प करनी चाहिए आगे ऐसे लोगों की। तो आप इस चीज़ में आप हो आगे बहुत मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको किसी तरीके से कामयाबी मिली है या ओहदा मिला है या ताकत मिली है, वो इसलिए मिली है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर पाओ। कि भैया देखिए
गाड़ी के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि चलती गाड़ी में सारे सवार हो जाते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के साथ पैदल चलने वाले लोग कम होते हैं। तो हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो जिनको हमारी ज़रूरत है। ये देखिए फ़ोन बढ़िया, क्या बात रखना है, जरूर। हाँ, ले फ़ोन ले पापा का फोन है सर। ले मेरी मेरे में बात करा दे। लो सर, आप बात कर लो। स्पीकर करना सर एक बार। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं सोनू सूद बोल रहा हूँ। कैसे हैं अंकल आप? नमस्कार भाई साहब। बस बढ़िया सर। आपका बेटा बहुत नाम कमा रहा है आपका। फ़ोन पे देखो, उसने डैडी का फ़ोन था इसलिए रिंगर ऑन रखा था कि चलते पॉडकास्ट में भी डैडी का आशीर्वाद मिल जाए। प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा है सर वो, एकदम फ़ोन के चरण छू रहा है। फ़ोन के चरण छू ले भाई। हाँ सर, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। बस आज आपके बच्चों से मिल लिया और भी बढ़िया हो गया सर। नहीं, मैं भी आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, अच्छा है, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। बस आप ऐसे दुआएं देते रहें और ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहें। जी। आपकी फिल्म आ रही है अभी? सर फिल्म आ गई है फतेह। आपने देखी नहीं देखी, पूरे हिंदुस्तान ने तो देख लिया है। पसंद भी कर लिया है लोगों ने और हिट भी करा दिया है। अब तब फाइनल हिट होगी जब आप जाओगे देखने के लिए। मैं आज ही जाऊंगा। चलो ठीक है सर, आज आप जाएंगे सर और मुझे वहाँ से फ़ोटो भेजेंगे कि देखो मैं बैठा हूँ थिएटर में पिक्चर देख रहा हूँ। राइट, नंबर मैं ले लूंगा फिर। ठीक है सर, मैं इंतज़ार करूँगा आपका। ठीक। सर बच्चे को काम करने देंगे, हेलो हाई करोगे आप? नहीं, काम करने दीजिए। काम करने दीजिए, ठीक है। वैसे काम कम करता है सर, लेकिन आज करवा लेने दीजिए। काम करता नहीं है। करता नहीं है ना, ठीक है सर। आज के बाद एक होनहार बच्चा बन के आएगा आपके पास, क्योंकि स्कूल सही में बैठा है। हाँ, लेकिन इधर उधर भाग जाता है। नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं, भाग के घर पे आता तो वो अच्छी बात है सर। हाँ, ये जी सर, आप ठीक ध्यान रखिए अब अपना, और फिल्म के बाद मिलते हैं सर। आप फिल्म देख के आएंगे जब। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये सर करते रहते हैं बात, अगर आप है ना? हाँ फोन नहीं काटते पापा। नहीं अच्छा, आज 3 नहीं 4 सर इसके पापा का स्टाइल है वो ना, पहले जैसे फ़ोन करते हैं तो पहले नहीं बोलते कभी। तो एक बार ऐसे ही इसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, इसके पास बचपन की बात है। तो ये मेरा नाम, हम बचपन के दोस्त हैं स्कूल के। तो बचपन की गर्लफ्रेंड का आया? हाँ, स्कूल वाली। इतने टाइम से गर्लफ्रेंड है तेरी बचपन से? नहीं सर, अब तो बचपन नहीं है, वाली पहले तो थी। बदल जाती है ना। वो तो एक वो होता है कि बस हो गया, बात चल रही है फोन पे। उस टाइम तो फोन पे भी बात चलती, तो ऐसा लगता था ना कि डेट कर रहे हैं, वो भी बड़ी चीज थी। राइट। तो ये घर पे बोल रहा था शुभम का फ़ोन है, हम दोनों साथ ही बैठते थे और बचपन से इसके घर वाले मेरे को जानते थे। तो एक दिन इसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, अंकल ने उठा लिया। और अंकल भी स्मार्ट, आगे से अंकल भी हेलो ना बोले कि सामने वाला पहचान ना जाए। तो वो लड़की कह रही हेलो बेबी सुनो ना, तो अंकल अरे साथ बैठा है। वो आगे से कह रही है सो रहे हो क्या, अभी उठे नहीं हो क्या? फिर उसने करा मुआ, तो अंकल कह रहे बता दे इसे, फोन ले ले मेरे हाथ से। फिर अंकल ने पीटीएम में मेरे को पकड़ लिया, बेटा इधर आओ, आप रात भर फोन करते हो इसको। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं स्ट्रेट हूँ। मैं नहीं करता, इसके काम उल्टे। सर वैसे आप कभी ऐसे मामलों में पकड़े गए हो? नहीं मुझे नहीं, स्कूल वूल में नहीं। उस समय तो जब हम थे तब तो फ़ोन वाला चक्कर था नहीं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। बट अभी कभी ऐसा समय आया नहीं। नॉट इन स्कूल, कॉलेज लाइफ में अगर कुछ था आपका ऐसा? नहीं, कॉलेज लाइफ में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, अभी मेरी वाइफ है सोनाली। तो आई थिंक वो जो लाइफ का कमिटमेंट पहला था लाइफ का, वो आज भी उन्हीं के साथ ही है। बहुत ही खुश नसीब है सर आप। सर बहुत रेयर चीज है कि इतना लंबा रिलेशनशिप शादी हो जाए, क्योंकि बहुत केसेस में नहीं होता है ऐसा। सो मुझे लगता है कि कई बार जब आपकी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल लोग आते हैं, तो एक ऊपर वाले से सिग्नल आता है कि ये जो रिश्ता है लंबा है। एंड आई थिंक जब मेरी मुलाकात सोनाली से हुई थी, मेरी जो वाइफ है, उनसे तभी पहली बार मिल के लग गया था कि ये जो रिश्ता है, जो ज़िंदगी है, लंबी चलेगी साथ में। उसी टाइम आप 100% श्योर हो गए थे कि एक होता है ना, इंसान को चाहिए होता है कि यार थोड़ा और देखना। मैं उसी समय श्योर हो गया था। आई थिंक मैं उसी समय श्योर हो गया था। लाइक आई सेड, मैं अब बोला कि आज की थोड़ी सी नई जनरेशन थोड़ी सी क्विक है, एक्सपोज ज़्यादा है, चीज़ों से इन्फॉर्म्ड ज़्यादा है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा चूज़ी और बहुत ज़्यादा बारीकी से चीज़ें देखने की कोशिश करते हो, विच समटाइम्स यू नीड टू इग्नोर। सर आजकल की जनरेशन सही में बहुत क्विक हो चुकी है, और इनफैक्ट आजकल तो ऐसे भी जैसे सुनने में आता है कि डाइवोर्सेस इतने हो रहे हैं, रिलेशनशिप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने हो रहे हैं, और आजकल ना ऐसे प्रोफेशन बन चुके हैं, रिलेशनशिप कोचेज आ चुके हैं।
तो उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर तुम किसी से शादी करना चाह रहे हो तो भाई एटलीस्ट 18 महीने दो उस रिलेशनशिप को टू मेक दैट डिसीजन। विच इज़ नॉट रॉन्ग, आई वुड से कि ये भी सही है ताकि आप पहचान पाओ, क्योंकि जब आप नए मिलते हो तो हर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो अपना, और विद टाइम आपको पता चलता है कि आप ठीक है कि नहीं है रास्ता। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो नॉट बैड थॉट इन टूडेज टाइम की पहले नहीं तो आप ऐसा कोई स्टेप ले लो और बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो फाइन। सर वैसे कोई है ऐसा पुराना किस्सा कोई आपको याद हो कॉलेज टाइम का कि जो इंटरेस्टिंग हो बहुत ज़्यादा, कि ये ऐसा लगा हो कि अरे ये क्या हो गया यार उस टाइम पे? नहीं, मुझे लगता है कि कॉलेज टाइम में जैसे मैंने बोला कि हमारे उस समय कॉलेज में ग्रुपिज़म्स होते थे, झगड़े वगैरह ज़्यादा होते, जो जहाँ पे फिल्म्स बनती थी वो वैसा आजकल थोड़ा सा कम हो गया, बट उस समय ज़्यादा होता था। तो झगड़े हुए हैं हमारे। तो आप एक्टिव थे उस झगड़े में? ऐसा मैं थोड़ा सा पीस मेकर टाइप था कि यार झगड़ा मत करो, एक कॉम्प्रो करवाने वाले। हाँ, तो पर मैं एक बार उस लपेटे में आ गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं झगड़ा नहीं करूँगा तो मेरे पे कोई अटैक नहीं करेगा, पर एक बार ऑपोजिट ग्रुप ने अटैक कर दिया था क्योंकि उनको बाकी लोग मिले नहीं, तो उन्होंने बोला कि चलो इसके ऊपर करते हैं। तो जब वो अटैक हुआ था तो फिर फाइनली मुझे लगा कि अभी जब कुछ किया ही नहीं और तुम लोगों ने किया तो देन यू हैव टू फेस इट ऑल्सो। फिर हम रात को पहले तो हॉस्पिटल वगैरह ले गए मुझे, फिर अच्छा, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था? मतलब 80-100 लोग जब हॉकी स्टिक्स वगैरह के साथ वो, आप अकेले पे? हम दो तीन लोग थे उसके अंदर। अरे भाई साहब। और फिर हमें हॉस्पिटल ले गए, फिर पुलिस स्टेशन में जाके हमने कंप्लेंट वगैरह लिखाई, और फिर मैंने बोला कि यार अभी जब हमने किया नहीं तो फिर चलो अभी हम देखते हैं जाके। तो फिर उस दौरान मुझे याद है कि नागपुर में थे तो सब 80-100 लोग जो थे हमारे ग्रुप्स के थे वो इकट्ठे होने शुरू हुए। उन्होंने बोला कि यार सोनू पे इन्होंने किया जो कभी किसी से झगड़ा करता नहीं था, चलो अभी करेंगे। फिर हम 80-100 लोग निकले और हर एक फ्लैट में जहाँ जहाँ लोग मिले, चाहे वो उस ग्रुप में उस दिन मारने आए थे या नहीं आए थे, पर अगर तूने मारा और तू नहीं मिला, तेरा दोस्त मिला, तो इसकी पिटाई होके जाएगी। सो उस समय रात को हमने पूरी रात सुबह 4:30-5 बजे तक एक को ढूंढ के मारा था। वो टाइम था आई थिंक। तो आप एक तरीके से फतेह वाला रोल पहले निभा चुके हो? पहले मैं निभा चुका हूँ। तो सर रियल लाइफ ये जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं रियल लाइफ आप थोड़े थोड़े तो डाल देते होगे, जब फिल्म आपने खुद ही लिखी है तो याद करके? बहुत सारे डलते हैं आई थिंक। मुझे याद है कि जब मैं फतेह का भी एक्शन जब हम लोग कर रहे थे तो पहले फतेह इतनी ब्रूटल नहीं थी, तो मेरे जो बेटे हैं ईशान है यार, उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा ना ब्रूटल रखना जितना आजकल लोगों को पसंद आता है देखने के लिए। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना शुरू किया, और उसके अंदर भी एक एक्शन सीक्वेंस है। आपने फिल्म देखी है कि नहीं देखी? सर अभी नहीं देखी। तो फिर डैड के साथ आज जा रहे हो आप? हाँ सर, पिक्चर भेजो। मेरी सीट बुक हो गई होगी सर। बुक हो गई होगी, वेरी। उसके अंदर एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें कोई कट नहीं है। हाँ। कोई कट नहीं है, कैमरा रोल कर रहा है और पूरा एक्शन सीक्वेंस, और कैमरा भी हमारे साथ ही दौड़ रहा है पूरा। अच्छा। सो उस एक्शन सीक्वेंस के अंदर 3.5 मिनट का एक्शन सीक्वेंस है विद नो कट्स। 70 लोगों से लड़ता हूँ मैं, 60-70 लोगों से, और 2.5 महीने प्रेप हुआ था उस एक्शन सीक्वेंस का। स्पेशल कैमरा रिग्स, स्पेशल बैटरीज बनी थी उसको शूट करने के लिए ताकि कैमरा को लाइट किया जाए। तो वो एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस है जो मुझे लगता है लोग बहुत सालों तक याद रखेंगे कि यार अगर एक्शन की बात हो, फतेह की बात होगी हमेशा। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि मेरा बेटा अयान है, वो बहुत एक्शन इन्फॉर्म्ड है, गेमिंग वेमिंग में कई बार रहते हैं। कहते ऐसा लगना चाहिए कि जो ऑडियंस है ना वो एक्शन के अंदर घुस गई है, तो वो पूरा फील ही वैसा है कि जैसे गेम चल रही है आपके अंदर। सो वो एक उसका यूएसपी, और आई थॉट ये था, स्कूल ये था कि फतेह का एक्शन ऐसा हो जो हिंदुस्तान ने पहले ना देखा हो, हैंड टू हैंड मोर कॉम्बैक्ट हो। ऐसा नहीं कि हवा में बंदा एक इधर से उधर उड़ रहा है, इधर से उधर उड़ रहा है। सो रियल साउथ इंडियन मूवी नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ, तो आई थिंक बड़ा इंटेलिजेंट एक्शन है, भाषा बड़ी इंटेलिजेंट है, अंडर प्ले किया हुआ है, और एक्शन को पोइट्री में किस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ अ वे वी थॉट कि हमें दिखाना है। सर वैसे इतने लोगों के साथ आप एक्शन सीन परफॉर्म कर रहे हो, 70 लोग या उससे भी ज़्यादा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को सही में लग गई हो? और मतलब आपका तो देखो घूसा तगड़ा लगेगा किसी अगले आदमी को, तो ऐसा हुआ है? मैं क्योंकि इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं बहुत सेफ आर्टिस्ट हूँ। कई बार लोगों की लग जाता है आर्टिस्ट की, मेरी नहीं लगती है। मैं थोड़ा सा, मुझे उल्टा हुआ है कि आपको लग गया हो, वो एक्सपीरियंस ना हो? दबंग में मेरा नाक टूट गया था। एक एक्शन सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स में मैं और सलमान कर रहे थे, तो एक फाइटर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो उसको मेरे पे कूदना था और टांगे पकड़ के गिरने का शॉट था, जब वो कूदा तो उसका घुटना मेरे नाक पे लगा और नाक पूरा टूट गया था मेरा उस समय दबंग में। तब एक बार वो हुआ था, बट बेसिकली ध्यान रखते हैं कि ना हो ऐसा एक्शन सीक्वेंस में ना लगे। तो आई थिंक वो इतने सालों से जो प्रैक्टिस किया हुआ है उसके कारण बचत हो जाती है। सर आपकी मूवी में मतलब एक डायलॉग है, अभी हम ट्रेलर देख रहे थे कि उसमें एक डायलॉग आप कहते हो कि सही मंजिल तक पहुंचने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ता है, राइट।
तो ये इन रियल लाइफ भी ये चीज़ मानते हो आप? क्योंकि हमने मतलब सुनने में आता है बड़ा ऐसे ही नहीं बना जाता, जो एक्सट्रीमली कुछ बड़ा कर देता है मतलब वो गलत रास्ता है, 2 नंबर की चीज़ें वो करता ही करता है। तो ऐसा है सही में? देखिए, जो फतेह के अंदर वो डायलॉग है कि सही मंजिल तक पहुंचने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ता है, तो गलत का मकसद ये भी होता है कि कई बार आप इस प्रोफेशन में होते हैं जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही ये चीज़ सॉल्व की जा सकती है या ख़त्म किया जा सकता है। पर जब आपको पता चलता है कि अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे और वो नहीं सॉल्व हो सकता, तब आपको रास्ता दूसरा चुनना पड़ता है। यू हैव टू ब्रेक द रूल्स। गलत रास्ते का मतलब यू हैव टू ब्रेक द रूल्स। ऐसा नहीं कि आप किसी को ठगी करके कुछ आप पैसा कमाने की कोशिश करो या किसी को चीट करके आप कामयाबी पाने की कोशिश करो। गलत रास्ता मतलब ये है कि गलत लोगों को, फतेह का कॉन्टेक्स्ट ये था कि गलत लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचने के लिए रूल्स ब्रेक करके वो रास्ता चुनना पड़ेगा। सर अभी हम एक्शन सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो सिनेमा में भी 2 तरीके के एक्शन सीन्स होते हैं। जैसे एक तो वासेपुर में हुआ या रियल लाइफ में हुआ कि 70 लोग अगर एक इंसान से भिड़ेंगे तो ऑफ कोर्स एक बहुत ज़्यादा पिटेगा। तो ऐसा सिनेमा भी दिखाया जा रहा है जहाँ पे बहुत रियल फाइट्स हो रही है। जैसे अभी पाताल लोक आया, उसमें हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर है, वो मोटे पुलिस वाले हैं जो कि रियल में लड़ते हैं। और एक तरफ मूवीज़ है जहाँ पे थोड़ा सा अनरियल हो जाता है कि गोलियां चल रही है पर हीरो को नहीं लग रही, सबको लग रही है, वो जितने मार रहा है वो गिर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड कैसा सिनेमा और ये जो हीरोइज्म हम दिखाते हैं वो क्या सोच के लिखा जाता है? मतलब मैं थॉट जानना चाह रहा हूँ उसके पीछे का। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी सही है वो। हम इतने सालों से एक्शन करते हैं, हमारे पास कभी स्क्रिप्ट नहीं होता था एक्शन का। हमारे पास डेट्स होती कि 5 दिन का क्लाइमैक्स एक्शन है, एक्शन होता है, लड़ते हैं, कोई गाड़ी उड़ती है, ब्लास्ट होता है, इधर गिरता है उधर गिरता है, ऐसे एक्शन करके मैं भी इतने सालों से 20-22 सालों से वही करता आया हूँ। पर मुझे एक चीज़ मिस होती थी कि एक्शन की स्क्रिप्ट नहीं है कि ये लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा, तो गोलियाँ ख़त्म क्यों नहीं होती किसी का। हमारी फतेह का यूएसपी ये है कि इसकी गोलियाँ ख़त्म होती हैं। अगर उसकी गन से मार रहा है तो गोलियाँ ख़त्म हुई तो उसने मैगज़ीन निकाला, फिर उसने मैगज़ीन से मारना शुरू किया। मैगज़ीन से एक मार दिया तो अगर ये कप पड़ा हुआ है तो कप से मारना शुरू किया, प्लेट पड़ी है तो प्लेट से मारना शुरू किया, पैन पड़ा हुआ है गर्म पानी रखा है तो गर्म पानी फेंकना शुरू किया, स्टूल की लेग निकाली तो स्टूल की लेग से लड़ना शुरू किया। वो है ऑर्गेनिक स्क्रिप्ट ऑफ एन एक्शन। एक्शन का एक स्क्रिप्ट की कहानी क्या है, कप के बाद प्लेट तोड़ेगा, प्लेट के बाद पानी, पानी के बाद लेग, लेग के बाद गन, गन के बाद मैगज़ीन, ये उसका स्क्रिप्ट है। ये लिखना बड़ा ज़रूरी है। मुझे वो मिस होता था जब मैं एक्शन दूसरी फिल्में करता था, बड़ी बड़ी फिल्में की, लेकिन मैं मिस करता था एक्शन। इसलिए जब फतेह का स्क्रिप्ट लिखा गया, उसमें स्क्रिप्ट लिखा गया, पॉइंटर्स लिखे गए कि ये सब ऐसा करना है, तो इसके अंदर ब्यूटी दिखती है। रियलिस्टिक अगर एक हीरो 20 आदमियों को मार रहा है तो दिख जाएगा कि ये मार सकता है या नहीं मार सकता। और अगर कन्विक्शन के साथ एक बंदा 50 बंदों को मार रहा है और मैं अगर फतेह के अंदर मार रहा हूँ, तो मुझे जो क्रिटिक्स और सबका बोला कि जब तू मारता है तो लगता है कि ये 60-70 बंदों को मार सकता है, वो लगना चाहिए। सिम्बा में मुझे याद है एक सीन था कि मेरे को 60-70-50 पुलिस वाले घेर पकड़ लेते और मैं उनको घसीटता हुआ लेके आता हूँ। हम लोग महबूब स्टूडियो में बैंड्रा में शूट कर रहे थे सीन। तो जब 30-40 लोग आपको पकड़ते हैं और आप उनको घसीटते हुए लेके आगे आते हो, तो वो एक्ट तो कर रहे हैं, पर अगर थोड़ा थोड़ा भी कोई ज़ोर लगा रहा है, 30-40 आदमी आपको पकड़े तो 30-40 आदमियों का ज़ोर काफ़ी हो जाता है एक बंदे को। तो मुझे याद है जब वो सीन वो कर रहे थे, अगर आप वापस वो सीन देखेंगे तो मैंने एक्चुअली घसीट लिया था सबको। जब वो घसीट लिया तो आसपास जो पुलिस स्टेशन के कांच के बोर्ड लगे होते हैं, उधर 2-4 लोग टकराए, वो बोर्ड गिर गया। वो कभी एक्शन का पार्ट नहीं था, बट वो रियल हो रहा था। जैसे ही वो एक्शन खत्म हुआ तो रोहित शेट्टी थे, कई लोग थे, कहते यार तू ही है जो ये घसीट सकता है इन सबको, नहीं तो कोई नहीं घसीट सकता। तो वो बिलीवेबल कितना लग सकता है, दैट इज़ सिनेमा। कि अगर एक जैसे आपने वासेपुर की बात की है, कोई भी ऐसी फिल्म है जहाँ पे 50 बंदे एक जने को मार के चले गए, तो बिलीवेबल है क्योंकि होता होगा ऐसा। पर अगर कोई हीरो या कोई ऐसा एक्शन का सीक्वेंस अगर वो 50 बंदों को मारे, अगर वो बिलीवेबल ऑडियंस को लगता है कि हाँ ये हो रहा होगा, तो सच है। अगर वो नहीं लग रहा तो फिर तो सिनेमा है। सर वैसे आपको जब आपने जो जैसे आपकी लुक है इसमें थोड़ा सिमिलर है जॉन विक से। जॉन विक अगर आपने देखी हो और हिटमैन, तो आपने किससे बेसिकली किसी से इंस्पायर हुए थे आप कि मैं इससे ऐसे बनाना है? मुझे जॉन विक मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है, मुझे अच्छी लगती है। और जॉन विक नहीं, अगर आप जेम्स बॉन्ड की बात करो, अगर आप ट्रांसपोर्टर की बात करो, ये सब फिल्म्स हैं जो इंटरनेशनल में हमने बचपन में जब फिल्म्स में अंदर घुसने का नहीं सोचा था, तो वो अच्छा लगता था। एक बंदा सूट में लड़ रहा है, यार अच्छा लगता है, टाई वगाई में लड़ता है। तो अगर आप फतेह के अंदर देखोगे, मेरा जो फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस है उसमें बटन इधर तक बंद है पूरे,
और हाथ की स्लीव्स के बटन भी बंद है, मैंने उसमें कोई स्लीव्स चढ़ाई ही नहीं है कि बॉडी नहीं दिखाई, कि ऐसा नहीं कि वो टी शर्ट में दिखाना है। सो उस समय जब कई बार बात होती है यार एक्शन है तो उसमें टी शर्ट पहन लो ना, तो मैंने बोला नहीं, इसके बटन्स बंद रहेंगे आराम से, और पेन टंगा हुआ है उसके यहाँ पे, तो वो आराम से मारने आता है। सो आइडिया ये है कि अगर आप पहले ही उनको बता देते हो कि यार ये तो आके मारेगा लो, तो फिर लगे हाँ यार भी एक्शन सीक्वेंस शुरू हो। जब आप तैयार नहीं हो एक्शन के लिए और वो एक्शन होता है, दैट इज़ अ यूएसपी। और हमने वो फतेह के अंदर रखने की कोशिश की है कि एक आम आदमी जो दूध की फैक्ट्री में काम करता है, जिसका कोई लेना देना नहीं, और जब वो अपना जो गुस्सा बाहर निकालता है, एक्शन करता है, तो वो रिलेटेबल ऑडियंस जो थिएटर में बैठा उसे देख रहा हो कहेगा यार ये मैं हूँ। सर अभी हम जैसे आप सीक्वेंस की बात कर रहे हो, फाइट सीक्वेंस है, 50-60 लोग एक बंदे को मार रहे हैं, आपने बताया आपके कॉलेज में भी ऐसा कुछ हुआ है, उस टाइम पे आपके दोस्त यार भी थे। मैं आपके कॉलेज की दोस्ती की बात थोड़ा करना चाहता हूँ। आपके दोस्त मतलब अभी भी वही इंटैक्ट है, उनसे दोस्ती यारी आपकी कैसी है अभी? बिहार के दोस्त हैं मेरे, ध्रुव, प्रकाश, बहुत सारे। मेरा जो कॉलेज का दोस्त जो मेरे साथ रूम पार्टनर था, अजय धामा उनका नाम है, इनफैक्ट अभी उनका नाम आप को प्रोड्यूसर में देखोगे। सो आज भी मेरे साथ हैं वो कॉलेज में। सो मुझे लगता है कि खासकर हमारी लाइन के अंदर या कामयाबी की कोई भी अगर पीढ़ी आप चढ़ते हो, कोई भी इंसान जब कामयाब होता है उसका कैरेक्टर आप तब देख सकते हो कि अभी भी उसके साथ वो कॉलेज के दोस्त जुड़े हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। कामयाबी के पहिए पे हर बंदा सवार होता है, लेकिन आपके जो पुराने दोस्त होते हैं या पुराने आपके सर्कल के लोग होते हैं, वो आपका एक्चुअल किरदार बताते हैं कि यार बंदा कैसा था, वो कितना खुला हुआ है। आज भी जिस तरह वो कॉलेज में अगर आपके साथ गाली दे के बात करता था, अगर आज भी उसके पास वो लिबर्टी है आपके साथ गाली दे के बात करने की, वो आपका किरदार बताता है, उसका नहीं। सो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पुराने दोस्त आपको आपकी जो रियलिटी, आपकी इनर सोल है उसके साथ कनेक्टेड रखते हैं। नहीं तो जब आप कामयाब होते तो वाहवाही करने वाले तो भीड़ आपके पास जमा हो जाती है, पर उसमें से एक भीड़ के अंदर एक पीछे खड़ा हुआ एक आदमी होता है, बोलता है कि बॉस भूलना नहीं तो क्या था। तो वो इंसान अगर अभी भी उस भीड़ का हिस्सा है तो आप अपनी दुनिया के साथ जुड़े हो, नहीं तो फिर आप हवा में घूम रहे हो। सर हम लोग ना 9 साल से काम कर रहे हैं साथ में, और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार मेरा ऑफिस या मेरा काम मेरे दोस्तों के साथ ही है, बट मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि जब आप घर से निकलते हो ना, आपकी फैमिली आपके साथ है ना, दोस्त यार साथ हैं, एट वर्क प्लेस, कभी कभी जब शॉर्ट्स के बीच में ब्रेक है या कुछ, तो कभी कभी लोनली लगता है कि यार कोई मतलब बाकी सब तो प्रोफेशनल्स है, वहाँ पे काम टू काम बात हुई तो हुई, नहीं तो मेरे को नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी कैसी, कि आप जेलिन हो रहे हो नहीं हो रहे हो, कभी अपनी स्पेस चाहिए, बट कभी कभी लोनली लगता है कि यार मैं एक अलग लोकेशन पे हूँ, खाना भी ऐसा ही है, दोस्त यार भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब आप सेट पे रहते हो तो आपके सब अच्छे दोस्ती होती है, सबके साथ टाइम बिताते हो, अच्छा लगता है। लेकिन ये भी एक सच है कि जितना आप ज़िंदगी में ऊपर जाते हो ना, ऑक्सीजन लेवल्स उतने कम होने शुरू होते हैं। अकेलापन भी होता है लोगों के पास, बहुत सारे लोग हर बंदे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी फिल्म लाइन हो या कोई भी लाइन हो, सब अच्छे दोस्त होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, कैमरामैन होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं, सब उनके साथ अच्छा मज़ा आता है काम करते हुए। एंड आई फील कि वो लोग जो होते हैं वो उस समय आपका परिवार होते हैं, एंड यू फील नाइस अबाउट इट। इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री टू बी इन। छोटे से छोटा वर्कर से लेके बड़े से बड़ा जो औहदे वाला इंसान होता है सेट पे, दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, एंड यू फील ब्लेस्ड कि आपको अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोनली फील करते हो, आप बोलते हो कहाँ गुम हो गए। पर सर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि जैसे अभी दोस्तों की ही बात हो रही है, तो कुछ दोस्त होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपको, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने जेलसी में कुछ ऐसा कर दिया हो या फिर आपको बैक स्टैब कर दिया हो किसी ने, कभी ऐसा हुआ? देखो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है ना आपके। हमेशा आपकी शिकायतें रहेंगी अपने दोस्तों के साथ, अरे यार मेरा दोस्त तब था ऐसा, नहीं अभी नहीं रहा वो रहा। पर आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि हम फिल्म लाइन के अंदर आ गए तो हमारी दोस्ती के मायने बदल गए हैं या कोई पैटर्न बदल गए, है सब वही है। बट आई फील कि ये सब लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। कई बार आपको लगता है कि आप कि दोस्त वैसे नहीं रहे, कई बार उनको लगता होगा कि आप वैसे नहीं रहे। तो आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड हर चीज़ हमें सिखाती है। कोई इंसिडेंट है सर आपके पास जिसके एग्जांपल से आप बता पाओ? मैं फॉर्चुनेटली कहूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं आज भी वही पुराने वाले दोस्त हैं, कॉलेज वाले दोस्त हैं, स्ट्रगल वाले दोस्त हैं, जिनके साथ जब मैं बॉम्बे में रहता था आज भी उतने ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सो आई थिंक उस ढंग से आई फील ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं। स्ट्रगल टाइम के वो जो दोस्त हैं वो कहते हैं यार सोनू यार देखना कुछ काम दिलवाना, कुछ ऐड ही दिलवा दे यार, कुछ वो मैं दिलवाता रहता हूँ। मेरे साथ जितने टेक्नीशियन जुड़ते हैं, मैं मेरा हमेशा कोई इसके अंदर अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोग नए लोग हैं जिनको मैंने काम दिलाया। मैं जब रोडीज में काम 2 महीने सीजन्स किए तो उसमें से 4 लोग हैं जिनको इसके अंदर रोल दिया गया। जो जिसने लिरिक राइटर लिखे हैं वो नया लड़का है, जिसने म्यूज़िक बनाए वो नए लड़के हैं, सॉन्ग्स बड़े दिए। तो जो जिसने एडिट किया है, यश नाम का एक लड़का है, वो उसने पहले कभी फिल्म कोई एडिट नहीं की,
तो उसके लिए पहली फिल्म है जब मैंने बोला कि हम सीखते, तो आई फील कि नए लोगों को ब्रेक देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे ऑल्सो बोलते हैं ना कि ज़रूरत के समय पर कंधे पे रखा हुआ हाथ हज़ारों तालियों से बेहतर होता है। कंधे पे हाथ रखना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है सर, रोडीज करा आपने जी। और आपकी जो कोविड के टाइम आपकी इमेज बन गई थी कि सोशली आप बहुत हेल्प करते हो और बहुत वैसे, और रोडीज की इमेज कम्प्लीटली अलग थी उस टाइम पे। तो जब आपने करा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने वो डिसीजन कैसे लिया कि यार मैं एक ऐसे शो से एसोसिएट हो सकता हूँ? आपने तो इंस्पायर करने के इरादे से किया होगा, पर वहाँ पे उस सीज़न में वो चीज़ें नहीं हुई जो उसमें अक्सर होती है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि जब मुझे रोटी से अप्रोच भी किया तो मैं बोला यार मुझसे क्या करवाओगे, मैं जो तुम चाहते हो मैं करूँगा ही नहीं, ना मेरी पर्सनालिटी है। तो कहते नहीं, हम करना ही वो चाहते हैं कि जो आप करते हो, एक ऐसी इमेज जो लोगों को इंस्पायर करती है, जो लोगों को रास्ता दिखाती है, एक मेंटोरशिप का फीलिंग आती है, तो वो किया जाए। इसलिए वो 2 सीजन मैंने किए थे और मुझे बहुत मज़ा आया करते हुए। बट लाइक आई सेड, शो के पैटर्न्स में जहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, कोई गुस्सा दिखाता है, कोई झगड़ा करता है, सो आई थिंक दैट्स देयर पर्सनैलिटी। और उसको काम डाउन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक थोड़ा सा एक वो दुनिया भी दिखानी पड़ती है कि नहीं आप यार पॉजिटिव रहो, यू नो, स्टे फोकस्ड और अपनी लाइफ। पर सर ऐसा नहीं होता स्क्रिप्टेड होती हैं आज ज़्यादा चीज़ें? नहीं, कुछ नहीं स्क्रिप्ट होता, नॉट इवन सिंगल थिंग स्क्रिप्टेड। हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है। मुझे कोई पता नहीं मुझे क्या डायलॉग्स बोलने हैं, सामने वाले को पता नहीं, क्योंकि कोई पता ही नहीं ना आदमी क्या रिएक्ट कैसे करेगा। अचानक किसी को लाइमलाइट लेनी हो अपने ढंग से रिएक्ट कर देगा, किसी को उसको दबाना है वो अपने ढंग से रिएक्ट कर देगा। इट्स नॉट नो स्क्रिप्टेड। पर आपको वैसे करने के बाद ये लगा, रोडीज करने के बाद, कि मेरे को नहीं करना चाहिए था? तो अभी तो नहीं करा, उसके बाद 2 सीजन करे थे उसके बाद। नहीं, मैंने 2 ही सीज़न का उनको बोला था कि मैं 2 सीज़न ऐसे करूँगा, बट इट्स आई थरली एंजॉयड डूइंग इट। मुझे लगता है मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, सीखना, इंटरेक्ट करना इन लोगों के साथ, सबके साथ। मुझे मज़ा आया करते हुए यार। तो आपको और मूवीज करने का मन कर गया था या फिर मतलब रोडीज वाला? नहीं, मूवीज़ तो मैं पहले भी कर रहा था, मूवीज़ रोडीज़ के दौरान भी कर रहा था, बट लाइक आई सेड कि जब मैं फतेह करनी शुरू की तो मुझे पता था कि इसमें बहुत समय है, पोस्ट प्रोडक्शन है, प्रमोशंस हैं, फिल्म्स हैं, डायरेक्शन है, सो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो पहले से डिसीजन लिया होता जब इस साइंड ऑल्सो। सर यंगस्टर्स के ना आजकल बहुत कम एज में रिटायरमेंट प्लान्स बन जाते हैं कि यार मैं 40 के बाद ऐसे ट्रैवल करूँगा, घूमूंगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगा। पर मैं ये सोचता हूँ, जैसे सलमान सर हो गए, आप हो गए, शाहरुख खान हो गए, आप लोगों के लिए पैसा तो अब आप स्टेबल हो गए, पैसे वाइज वो मोटिवेशन नहीं रही, तो अब आपको क्या मोटिवेट करता होगा काम करने के लिए? इतनी मेहनत, सारे रोल खुद करना, क्योंकि हम तो अभी से ये सोच लेते हैं कि भाई थोड़ा पैसा कमाएंगे और बाहर सेटल हो जाएंगे या घूमेंगे या ट्रैवल करते रहेंगे। हम तो इतनी सी एज में ये सोच के बैठ जाते हैं। आप सब अचीव कर चुके हो, तब भी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग इन दैट वेज? आई फील कि जो भी आप काम करते हो उसमें पैशन नहीं है जो आपको अलाइव रख सकता है। मुझे पिछले 10-12 दिन, 15 दिन से हार्डली हम 2-2 घंटे, 2.5 घंटे सोते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। मैं परसों रांची में था, कल जोधपुर में था, आज दिल्ली आया, अब यहाँ से नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर से बरेली जाना है मुझे, नागपुर से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से बरेली जाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसलिए है बिकॉज आई एन्जॉय, मुझे मज़ा आता है करते हुए। रिटायरमेंट प्लान्स अच्छी बात है कि यार लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, पर मैं इसी में एंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास समय नहीं है सोने का, मुझे हर रोज़ घूमना है, मुझे मिलना है, मुझे फिल्म की बात करनी है, मुझे फिल्म लिखनी है, मुझे डे नाइट शूट करना है, तो मुझे वो मैं एंजॉय करता हूँ। जब मैं फिल्म यहाँ शूट कर रहा था दिल्ली में, रात को अगर 8-9 बजे पैकअप करते थे, 8 से 10-11 बजे तक मेरी प्रोडक्शन मीटिंग होती थी, उसके बाद डायरेक्शन की मीटिंग होती, रात को 12-1-2 बज जाते थे, फिर उसके बाद कई रिहर्सल्स होती थी कई बार, फिर मैं सुबह 4 बजे 5 बजे फिर उठ के निकल जाता था। तो मुझे वो अच्छा लगता था, इसलिए मैं थकता नहीं था। अगर आप अपने काम से थकना शुरू करो तो फिर तो आप 2 घंटे में थक जाओगे। अगर आपको काम में मज़ा आ रहा है तो फिर तो आप 24 घंटे के 48 घंटे शूट करोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर आप इतने बिजी शेड्यूल में आपकी जिमिंग कैसे चल रही है? रेगुलर? मैं हर रोज़ उठ के जाता हूँ जिम, अर्ली मॉर्निंग जाता हूँ। अगर 6 बजे मेरा काम शुरू हो रहा है तो मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे चले जाता हूँ जिम। और अगर पर ये वो मेरी ज़िंदगी में 22 घंटे होते हैं। ये बहुत टाइम से वैसे रेगुलर है कि आप जाते ही जाते हो, कभी स्किप नहीं करते? 100%। मेरे लाइफ के अंदर 22 घंटे हैं, 24 नहीं है। 2 घंटे जिम के लिए हैं, वो कुछ भी हो जाए मैं निकाल के जाता ही हूँ। जब मेरी इधर शूट भी कर रहा था तो मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था या जिम इधर करता था, तो मेरे प्रोडक्शन वाले मेरे बाजू में मेरे से पूछते थे कि सर कल का क्या प्लान है, डायरेक्शन वाले बात करते, साथ में मैं जिम कर रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ। सो आई थिंक हम यही बोल सकते हैं थक गया यार आज, चलो आज नहीं करूँगा काम, बट आई थिंक नहीं, आई एन्जॉय दैट, सो दैट्स व्हाई आई गो एवरी डे। एंड सर
प्रोड्यूस करने के बाद फिल्म्स बहुत सारे लोग रिग्रेट भी कर रहे हैं, जैसे हमने कपिल शर्मा शो में जोक्स भी सुने हैं कि मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करी फिर मेरा हो गया। तो ये फिल्म आपने प्रोड्यूस करी है, तो अब आपका क्या डिसीजन है, अगली फिल्म आप खुद प्रोड्यूस करोगे या वो हेडेक नहीं चाह रहे अब आप? मेरे ना फादर ने एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी किसी के साथ कोई बिजनेस करे तो सामने वाला कमा के निकलना चाहिए, वो हमेशा प्रॉफिट में होना चाहिए, नुकसान मत होने देना। वो मेरे फादर ने एक चीज़ सिखाई थी। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, हम ये बना देते हैं, वैसा कर देते हैं, फिल्म कर देते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, जहाँ मुझे थोड़ा सा भी डर लगे कि यार इसके नुकसान ना हो जाए तो मैं नहीं उसमें घुसता। अब मैं नहीं चाहता कि कल मेरे साथ कोई काम करने वाला जाके बोले यार उसके साथ कहाँ पे उस दिन उसको मिल लिया ना यार, इतना नुकसान हो गया, तो मैं वो कभी नहीं पढ़ता। बड़े प्रोड्यूसर्स आते हैं, हम ये बना दें, जब तक मैं श्योर नहीं होता मैं उनके साथ नहीं काम करता। जब फतेह बनानी शुरू की थी, मेरा टारगेट ये था कि जिन मैं स्टूडियोज़ के साथ काम कर रहा हूँ टेबल पे पहले दिन प्रॉफिट बनाए, और वैसा ही हुआ। फतेह डे 1 से टेबल प्रॉफिट पे थी। वो इतने कंट्रोल्ड बजट में बनाई गई फिल्म थी, और लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज इतने बड़े थे कि लोग कहेंगे कि यार 100-150 करोड़ की फिल्म। सर वो ट्रेलर इतना मैसिव लग रहा है। मैंने वो फिल्म 30-31 करोड़ में बना दी थी फिल्म। वो कैसे बनाई? क्योंकि मैंने अपने रिलेशंस यूज़ किए। मैं अमेरिका शूट करने जाना था, अमेरिका अगर कोई और फिल्म मेकर जाता तो कुछ नहीं करके तो 80 से 100 लोग जाते उसके साथ, कोई कैमरामैन, कोई एक्टर, कोई कपड़े वाला, कोई मेकअप वाला, कोई हेयर वाला। मैं कोई नहीं गया, मैं अकेला गया था। मैं अकेला गया था अमेरिका शूट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को, और वहाँ पे लोकल कैमरामैन लिया, लोकल मेकअप वाला लिया, मेरे पास कोई एडी भी नहीं थे, वहाँ पे लोकल लिया। मुझे 12 लोगों की परमिशन मिली थी। आज हम शूट करें, यहाँ पे 12 लोग से ज़्यादा लोग लग रहे हैं शूट करने के लिए। उस पिक्चर की शूटिंग के लिए मुझे 12 लोगों की परमिशन मिली थी, जिसमें खाने वाले भी थे, लाइट वाले थे, कैमरा वाले भी थे, एक्टर भी थे, इंक्लूडिंग एवरीवन। मैं 12 लोगों के साथ वो पूरा सीन शूट करके आया था जो आज आप देखेंगे फिल्म में। और वो 18 से 20 लाख में शूट हो गया था अमेरिका जाना ना। कोई और जाता तो 5 करोड़ लगते, उसके अंदर 6 करोड़ लगते मिनिमम, अगर कम से कम भी करता, शायद उससे भी ज़्यादा। पर मैंने वो बचा के फिल्म की बजट के अंदर बचाए। बहुत सारे कई बार एक्टर्स ओवर स्पेंड करवा देते हैं, खर्चा ज़्यादा करवा देते हैं। सो मेरा आइडिया था कि फिल्म को इतने कंट्रोल बजट में बनाना है कि डे 1 से फिल्म सक्सेसफुल हो, और वैसा ही हो। तो आपने ऐसे फ़ोन वगैरह घुमाए कि यार ये वाली लोकेशन ऐसी करा दे फ्री में, ऐसी कर? मैं करवाता हूँ, बिल्कुल करवाता हूँ। मैं इधर दिल्ली में शूट कर रहा था। दिल्ली के अंदर इतनी शूटिंग होती है, आप कोई भी देख लो, हर जगह कुछ ना कुछ आपको पैसे खिलाने पड़ते हैं तो शूटिंग होती है। हमारी लोकल जो हमारा लाइन प्रोड्यूसर था, कहता है मेरे इतिहास के अंदर 30 साल के करियर के अंदर आपकी पहली फिल्म है जिसने 1 रुपया किसी ने नहीं लिया आपसे। क्या बात है। तो आई थिंक वो एक था, क्योंकि शायद वो कमाई थी जो लोगों से जुड़े कुछ किए थे। हर बंदा बोले सोनू भाई की शूटिंग करो बिंदास। किसी ने आज तक शूटिंग आके रुकवाई नहीं कि रुकाया। इंडिया गेट पे शूट कर रहे थे, 2.5-3 घंटे में शूटिंग रुक जाती है अक्सर वहाँ पे। हम 6 घंटे शूटिंग कर रहे थे, सब आके प्रोटेक्ट कर रहे थे कि यार इनकी शूटिंग बढ़िया होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट मेक्स द फिल्म स्पेशल, कि आप जो फिल्म पे दिख रहा है वो खर्चा करना चाहिए, जो फिल्म पे नहीं दिखता वो खर्चा नहीं करना चाहिए। सर व्हाट डू यू एंजॉय मोर, जैसे आप हीरो बनते हो मूवी में या फिर विलन वाला रोल जो आप ज़्यादा एंजॉय करते हो? जो आप रोल आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए पे वो करता हूँ मैं। अगर विलन भी किया तो मैंने हमेशा लोगों को एंटरटेन करने के ढंग से किया है। पॉजिटिव फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज यू मेक पीपल एंजॉय एंटरटेन, आई थिंक दैट। सर वैसे आपके लिए अगर मूवी कोई हिट है या फ्लॉप है, मतलब बेसिकली मेजर तो इस पे करा जाता है कि पैसे कितने कमा लिए मूवी ने तो उस हिसाब से हिट हो गई। आपके लिए क्या कैसे हिट है मूवी? लोग प्यार मिलना चाहिए, जो जिसके पैसे लगने चाहिए वो कमा के निकलना चाहिए, और लोग कहें यार वापस देखो फिल्म। आई थिंक अगर आपने लोगों को एंटरटेन करके सेटिस्फाई कर दिया, उनके 2.5-3 घंटे की वैल्यू कर दी। एक बंदा घर से निकलता है गाड़ी निकाल के, पेट्रोल खर्चता है, पिक्चर के पैसे खर्चता है, और फिर देख के जाता है, जब वो घर वापस जाए कि यार इट वॉज वर्थ, तो फिल्म हिट है। सर ऐसा भी होता है ना, बहुत सी मूवीज जब रिलीज होती है उस टाइम हिट नहीं होती है, जब बाद में OTT पे आती है फिर बहुत चर्चे में आती है। तो ऐसा भी होता है कि पिक्चर इनिशियली हिट नहीं हो रही है या बॉक्स ऑफिस पे, बाद में जाके फिर बहुत चर्चे में आ रही वो है। देखिए, जो अच्छा प्रोडक्ट है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। वो चाहे पहले ढूंढे चाहे बाद में ढूंढे, अच्छे प्रोडक्ट को आप रोक नहीं सकते हो। आप मेरे को अगर तेरी टी शर्ट अच्छी लगती है, मैं 2 तरीके, या तो मैं इसको तारीफ़ कर दूंगा मुझे अच्छी लगती है, मैं चुप रहूंगा। पर अगर वो टी शर्ट अच्छी, लोग बोलेंगे यार एक कमाल की टी शर्ट पहनी हुई है, मेरी तारीफ़ करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक फिल्म्स भी ऐसे ही हैं, आप उसे कोई भी नाम दो, लोग आप उसको पसंद कर रहे हो, पर अच्छे प्रोडक्ट को रोक नहीं सकता। सर वैसे अभी हम थोड़ी देर पहले दबंग की बात कर रहे थे और उस वाले सीन की बात कर रहे थे जो आपका और सलमान सर के बीच हुआ था। तो हमने काफ़ी सारे हम थोड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ बैठे, तो उन्होंने हमें बोला कि सलमान सर के साथ शूट करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि थोड़ा वो एडजस्ट कम करते हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा बताओ। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सलमान भाई के साथ काम करने का, क्योंकि देखिए जो एक्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं कि सामने वाले को कितना काम आता है और कि उसकी क्या प्रेजेंस है, वो हमेशा जानता है। सलमान को पता था कि फिल्म चुलबुल पांडे और छेदी सिंह की है। अगर छेदी सिंह ताकतवर रहेगा तो चुलबुल पांडे उठेगा,
अगर छेदी सिंह के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी तो चुलबुल पांडे भी नहीं उठेगा। ये हर एक इंटेलिजेंट एक्टर जानता है इस चीज़ को। तो आई थिंक दबंग की कामयाबी के पीछे भी वही था कि चुलबुल पांडे ने छेदी सिंह को बड़ा बनने दिया और छेदी सिंह ने चुलबुल पांडे को। आई थिंक दैट वाज द मैजिक ऑफ दबंग। पर सेट पे ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, आई थिंक वेरी नो बिल्कुल नहीं। आई थिंक बड़े मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया। सर सेट पे कोई किस्सा हो हाँ या- कोई मजेदार ही किस्सा हो? मुझे याद है कि डायलॉग्स मुझे लिखने का शौक है। एक बार मैं और सलमान भाई जा रहे थे रात को, तो उसने बोला कि सलमान ने बोला कि अरे यार तू बड़ा लंबा है, तू कंफर्टेबल तो है ना गाड़ी में? तो बोला कि क्या ना कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो कहते हैं यार अच्छा डायलॉग है एंड लेट्स यूज़ दिस फॉर द फिल्म। और अगले दिन हम लोग शूट कर रहे थे जिसमें यूज़ किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। सो आई थिंक वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं अच्छी रहती हैं, और वही एक मैजिक होता है सिनेमा का जो दिखता है जब आप ऑर्गेनिकली वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। सर अभी आपने बताया, जैसे दबंग की हम बात कर रहे थे, आपने साउथ में बहुत फिल्में करी है और वहाँ पे तो हीरोइज्म बहुत मैसिव है। तो वहाँ पे कभी या अर्ली डेज में कभी ऐसा हुआ है कि आपके विलन के कैरेक्टर को या आपके कैरेक्टर को ओवरशैडो किया जा रहा है, ऐसा फील हुआ हो आपको? या एडिट पे जो प्रोडक्ट निकल कर आया उसमें आपको लगा यार ये तो मैंने शूट नहीं कर रहा था, ये कैसा एंगल हो गया? ऐसा नहीं है। पता रहता है आपको क्या आप कर रहे हो। साउथ के अंदर कामयाबी का कारण ये था कि साउथ में उस समय जब मैंने एंट्री की थी उस समय 2 हीरो फिल्म्स नहीं बनती थी, क्योंकि अपने अपने फ़ैन बेसेस रहते थे। बोला मैं इसके साथ क्यों काम करूँगा, इसका रोल बड़ा तो नहीं हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, तो इसलिए नहीं बनती थी। सोलो हीरो की फिल्म बनती थी बहुत सालों तक। जब मैं पहली दफ़ा आया तो मुझे याद है एक सुपर फिल्म बनी थी, मैं और नागार्जुन थे, 2 हीरोज़ की फिल्म थी वो। और मुझे एक्सेप्ट इसलिए वहाँ पे किया गया कि यार अच्छा बॉम्बे का बंदा है ना, ठीक है चलेगा ये वाला। तो साउथ वाला गेम नहीं था। फिर धीरे धीरे साउथ के लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। अरुंधति चली, उन्होंने बोला कि यार ये अपना ही बंदा है, प्यार बहुत मिला साउथ से। सो आई थिंक दैट मेड द होल जर्नी स्पेशल कि जब भी 2 हीरोज़ की या 2 पैरेलल इंपॉर्टेंट रोल्स की, जब मैंने अल्लू अर्जुन ने की थी जुलाई, जो भी मैंने फिल्म्स की महेश बाबू के साथ बहुत सारी फिल्म, जो पैरेलल 2 बंदों की कहानी, 2 ऑपोजिट हीरोज़ की कहानी या हीरो विलन की कहानी, उसमें मैं हमेशा इसलिए फिट बैठता था क्योंकि लोगों को लगता था यार ये अपना भी है और ये बाहर का भी है। तो एक एक्सेप्टेंस अलग तरह की थी, ये कुछ नया है, नया प्रोडक्ट है, कुछ नया है। तो आई थिंक वो एक यूएसपी था उन सब फिल्म्स का, एंड आई थिंक दैट वाज माय रीजन टू डू गुड सिनेमा इन। सर एक मूवी और थी जिसमें 2 बंदों की कहानी पैरेलल चल रही थी, आशिक बनाया आपने, राइट। तो उसका एक सॉन्ग भी है आपकी कशिश, वो हम आज भी सुनते हैं। और उसमें आप बहुत अलग लग रहे हो अभी के उससे। वो उसमें अगर वो गाना अब भी आता है ना तो ऐसा लगता है अच्छा ये सोनू सर ही है और ये कौन, मतलब वो बहुत एक अलग ही लगता है उसमें। सर वो उसका बताओ थोड़ा एक्सपीरियंस, वो कैसा था इमरान हाशमी के साथ? अच्छा था, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट वो आदित्य दत्त सर वो हम हमारे फेवरेट से हैं इमरान हाशमी सर। तो नहीं ऑफ कोर्स ही इज़ अ ग्रेट गाय। बहुत मज़ा भी आया फिल्म करते हुए। मुझे याद है पहले तो मैंने मना कर दिया था उस फिल्म को लिए, आदित्य डायरेक्टर थे, मुझे कहानी उतनी समझ नहीं आई थी। पहले मैंने ओके कर दिया, जब मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट तो मुझे उतना कहानी में ही किस लिखा हुआ है किस लिए नहीं, कहानी के ऊपर नहीं था, पर वो थोड़ा सा मुझे राइटिंग में थोड़ी सी इशू लग रहे थे। तो मैंने आदित्य को बताया था कि डोंट वरी हम लोग मैनेज कर लेंगे यार दोस्त हैं, तू उसकी पहली फिल्म थी यार, तू सपोर्ट कर, हम लोग मिल के करेंगे। तो आई थिंक वो कर दिया। और उसने एक चीज़ बोली थी आदित्य ने कि जब मैं इस फिल्म का म्यूज़िक आएगा ना तो देखना कि फाड़ देगा सबको। सो एंड वो उसने डिलीवर किया, उसका म्यूज़िक उसने ऐसा लेके आया। नो डाउट वो बहुत क्रेजी। आदित्य ने बहुत काम किया था एंड दैट फिल्म ऑल्सो डिड सो वेल। म्यूज़िक को बहुत सराहा गया था। एंड फिर मेरी और इमरान की एक अलग छाप बनी थी उस फिल्म से, तनुश्री दत्ता सब। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा था। यंग से सब एकदम नए थे सब लोग, उतने एक्सपीरियंस नहीं थे, बट आई थिंक उस फिल्म की यूएसपी ही उसका जो ऑर्गेनिक अप्रोच था। उस टाइम आप इतना कंफर्टेबल थे जितना आप अब हो बॉलीवुड को लेके, मतलब या शूटिंग को लेके, फिल्म? देखिए हर रोज़ हम ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वी ग्रो एवरी सिंगल डे एंड जर्नी इज़ ऑलवेज ऑन। हम आज जो हैं वो कल उससे बेहतर होंगे। तो सीखते हैं हर रोज़। सर ये चीज़ आपने इस फिल्म में भी फॉलो करी है फतेह में कि सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे, बी प्राक सर ने भी गाए और हनी सिंह पाजी ने भी गाया है। इस फतेह का ना म्यूज़िक मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक होगा, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि लोग और म्यूज़िक बड़ा होता रहेगा। हनी सिंह का गाना अगर आप बात करें, हिटमैन, अरिजीत सिंह का गाना फतेह कर फतेह, बी प्राक का गाना है, विशाल मिश्रा है, सुखविंदर सिंह, कोई नहीं छोड़ा आपने, जुबिन नौटियाल हैं। तो ऐसा कोई सिंगर नहीं है, सिबिन बेन है, तो असीस कौर है, ऐसा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं जो जिसका गाना म्यूज़िक में नहीं है। सो आई थिंक फतेह की एल्बम इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एल्बम्स ऑफ माई करियर। और मुझे लगता है आज आने वाली जनरेशन और अभी हर रोज़ ग्रो होती है एल्बम, एंड दे विल थोरली एन्जॉय दैट। एंड आई होप कि मुझे जितना
म्यूज़िक बनाने में और शूट करने में मज़ा आया उतना लोगों को सुनने में भी आया। सर आप आजकल का म्यूजिक सुनते हो इन द सेंस जैसे आजकल थोड़ा रैप गेम चल रहा है, मैं थोड़ा सा कम सुनता हूँ, मेरे बच्चे सुनते हैं तो मुझे उनके साथ सुनाई दे देता है, पर मैं थोड़ा क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या? नहीं, आजकल जो नए नए सुनते रहते हैं, इसमें ऐसा ड्रॉप है, इसमें वो है, सब तो ये नए मेरे लिए शब्द हैं, बट आई थिंक उनसे सीखते हैं, मैं उनसे भी बड़े ओपिनियन लेता हूँ जब म्यूज़िक बनता है कि बता कैसा लगा, तो उनका भी एक अलग ओपिनियन होता है। और आप वैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो, अपनी खुद हैंडल मैं करते खुद हो? हैंडल करता हूँ, इंस्टाग्राम ट्विटर खुद हैंडल करता हूँ। आजकल आपकी फीड में किस टाइप की रील्स आ रही हैं? मैं ऐसे ना बैठ के रील्स नहीं देखता, मैं बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं ज़्यादा बिता पाता मैं। वैसे ही 22 घंटे हैं। या वैसे 22 घंटे वैसे आती भी होंगी तो वर्कआउट की आती होंगी, अगर बाई चांस खोल लिया तो। अब थोड़ा उतना एक्टिव नहीं है, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा मैं कम। तो मतलब आप वैसे नहीं फॉलो करते कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, या क्या बात चल रही है इंडस्ट्री में, क्या बात चल रही है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? नहीं, आप एक्टिव नहीं रहते मैं नहीं रहता, मैं थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, मुझे लगता है सोचना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली, लोग व्यस्त रखते हैं आपको, लोगों से मिलना होता है, चैरिटी के अंदर बहुत सारा समय जाता है, लोग घर पे आते हैं, उनके साथ समय बिताना होता है, तो मुझे उसके अंदर ज़्यादा पीस मिलता है, मुझे उसके अंदर ज़्यादा खुशी मिलती है आम जनता से जुड़ने में। तो आई थिंक वो रील्स हैं, मैं उनको स्क्रॉल करता हूँ। तो सर अभी क्या चल रहा है आपकी NGOs और वो सब एक्टिव हैं? या बिल्कुल, हम लोग यूपीएससी के कोर्स में 4-4.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। किसी को IAS IPS बनना है तो हम लोग उन्हें स्पॉन्सर करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स को कर रहे हैं हम लोग। अभी फतेह की कामयाबी के बाद कई चीज़ें लाइंड अप हैं बड़े स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर। हमने रिसेंटली सोलर पैनल्स लगाए जहाँ पे लाइट्स नहीं होती थी, बहुत शोलापुर के अंदर लगवाया है, कोल्हापुर में लगवाया है, देवास के अंदर हम लोगों ने लगाया है। सो आई थिंक जो जहाँ ज़रूरतें होती हैं वो ढूंढ लेते हैं हमें, और हम कोशिश करते हैं कि उस ज़रूरतों को पूरा किया जाए। सर वैसे बहुत से एक्टर्स हैं जैसे NGOs हम करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशंस करते हैं, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल कर आता है और देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे। देखिए, मुझे लगता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि सब अच्छा काम करते हैं, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेक काटना आसान है, लोगों की बातें सुनना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को सुनना पड़ता है। अगर मैं मेरे पास लोग मेरे घर पे ऑफिस में सारा दिन लोग रहते हैं बाहर, तो मैं उनको स्कूल में हो, हॉस्पिटल्स में एडमिशन करानी हो या फिर इलाज कराना हो, मैं करवाता रहता हूँ। और आज नहीं, 4.5-5 साल से चल रहा है, अभी और ज़्यादा चल रहा है कि पूरे इंडिया से लोग आते हैं। तो अगर आप समय नहीं दोगे तो गायब हो जाएंगे लोग, क्योंकि समय नहीं। और जो बंदा उम्मीद से घर छोड़ के बिना टिकट के पहुंचता है कि मेरा इलाज हो जाएगा या मेरे बच्चे की फ़ीस भर जाएगी, उस उम्मीद के लिए कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अप्रोचेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आपके पास भीड़ के अंदर कोई बंदा अचानक आके आपके साथ बोल सकता है कि यार मुझे आपसे फ़ोटो लेनी है, और डरता नहीं है आपसे, तो वो आपका कैरेक्टर सही है। अगर वो हिचकिचाता है, डरता है, आपसे अप्रोच करने में डरता है, आपके घर पहुँचने में डरता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उतना एक्सेसिबल होना चाहिए कि लोग कहें यार बिना सोचे समझे आप तक पहुँच पाएँ, वो रीच हो, दैट मेक्स यू व्हाट यू आर। बट कभी सर ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आप चाह के भी नहीं कर पा रहे, या कुछ रिसोर्स तो होता है, बहुत दफ़ा होता है। आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हो, आप कर नहीं पा रहे हो, कईयों का इलाज नहीं करवा पा रहे हो, या उनका इलाज हो ही नहीं सकता, बट उनको उम्मीद है कि शायद आप उन्हें बचा सको, तो आप वो हेल्पलेसनेस फील करते हो। कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो कुछ? बहुत सारे होते हैं, रोज़ होते हैं। मैं कई बार हॉस्पिटल्स में एडमिशन दिलाते हैं, ठीक होके लोग निकलते हैं, फिर थोड़े बेचारे बीमार हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और आपको पता है कि उनका इलाज नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं क्यों उम्मीद रहती है कि यार सोनू के पास गए ना, ये ठीक कर देगा हमें। तो तब आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं यार हेल्पलेस हो, कि आप कर नहीं सकते हो। विश आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती जो आप बोलते यार तू ठीक होकर चले गया, पर लोगों को लगता है कि इसके बाद शायद जादू की छड़ी, हम ठीक हो जाएं। आई थिंक उसी उम्मीद के कारण लोग आते हैं, और उसी के लिए कोशिश करता हूँ। सर वैसे आप पूरी हेल्प तो कर रहे हो लोगों की, और मतलब पैसे से हो कैसे भी हो, आप अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करते हो? मतलब एज एन मूवीज तो हो ही गए, बट अपने लीजर के लिए कि आप क्या पसंद करते हो, अपने ऊपर कैसे खर्चा करते हो? मुझे पता ही नहीं यार, ये कैसे मैं क्या खर्चा कर, मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरतें थोड़ी कम हैं, और आसपास के अपने दोस्तों के साथ समय बिताना मेरे लिए एक USP रहता है, या फैमिली के साथ टाइम बिताना, या क्रिएटिवली कुछ सीखते रहना। मैं अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ कि क्रिएटिवली मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। क्या सीखते हो? मतलब आप कैमरा स्किल्स और ये सब? या ऑफ कोर्स आई लर्न कैमरा स्किल्स। मैं नोट्स बनाता हूँ, मेरे को अच्छी चीज़ें लगती हैं, मैं लिखता हूँ, डायलॉग्स लिखता हूँ कि कभी ना कभी फिल्म में यूज़ कर सकूँ। फतेह के अंदर बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो मैंने कई बार कॉलेज में लिखे होंगे, अच्छा, यूज़ अभी किए। क्या बात कर रहे हो सर? जैसे फतेह के अंदर एक वो डायलॉग है कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो
कोई ना कोई खरीद ही लेता है। वाह वाह, तो ये आपने कॉलेज में लिखा था? हाँ, कॉलेज के टाइम पे लिखा हुआ था तो मैं नोट बना लेता हूँ। एक और था कि किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। सो आई थिंक वो बड़ा वो कई बार आप अपने इंसिडेंट से देखते हो। मेरे मदर जब गुजरे तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ था, बहुत सारे सिटी से स्टूडेंट्स जो उनके साथ पढ़े हुए थे वो आए थे, बाहर से लोग आए थे और पूरा शहर एकदम चौका ब्लॉक हो गया था। सो मैं वही देख रहा था कि इतनी दुनिया रो रही है, तकलीफ़ों में है, मेरे मदर को देख के। तब मुझे वो लाइन याद आई थी कि किरदार ईमानदार रखना चाहिए, जनाजा शानदार निकलता। तो उस लिए मैंने लाइन लिखी थी, किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकले। क्रेजी तो सर। आई थिंक वो एक बड़ा ज़रूरी है, हर एक के लिए एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपका जो कैरेक्टर होता है वो आपको बताता है कि आप की अल्टीमेट लाइफ क्या होना। बहुत ही जानदार डायलॉग है सर, ये जबरदस्त। थैंक यू। सर ट्रैवल भी करते हो आप? मैं बस ट्रैवल ही करता हूँ, नहीं मतलब वैसे वैकेशंस टाइप? कम करता हूँ यार। मैं वो एक मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हम शायद शूटिंग वूटिंग लिए ट्रैवल करते रहते हैं, उसमें कई बार फैमिलीज़ को बुला लेते हैं वहाँ टाइम में। पर अगर आप बोलो कि छुट्टी लेके जाता हूँ, थोड़ा सा कम मैं जाता हूँ, पर मुझे लगता है करना चाहिए मुझे। हाँ सर, थोड़ी छुट्टी की ज़रूरत है। जरूरी तो है लगता है सर वैसे आपको फैमिली टाइम आप कम निकाल पाते हो, बच्चों को कम मेरे को। टाइम हाँ दे पाते लगता हो? है, पर मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बिताऊँ। पर मुझे या कई बार रिग्रेट होता है कि मैं कम टाइम बिता पाता हूँ जितना मुझे होना चाहिए। मैम कंप्लेन नहीं करती? देखो रहती है कंप्लेंट्स, ऐसी नहीं रहती है, पर दे ऑल्सो नो कि मैं बिज़ी रहता हूँ सारा दिन कुछ ना कुछ। जब आपने खासकर फतेह के टाइम पे मैं बहुत 2-2.5 साल बहुत बिज़ी रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटिवली आपको लिखना है, शूट करना है, एक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, पोस्ट प्रोडक्शन करनी है। सो थोड़ा वक्त है, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। बट या ऑब्वियसली वी ऑल विश की टाइम निकाल के। ऐसे कोई प्लेस या डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना हो लेकिन काम के चलते जा नहीं पा रहे फैमिली के? हम बड़े टाइम से जापान का प्लान कर रहे हैं। 2-2.5 साल से, 3 साल से, 4 साल से जापान प्लान हो रहा है, हुआ नहीं, लेकिन अभी इस साल करके आएंगे। हाँ सर, इस साल आप होकर आओ, फिर एक और पॉडकास्ट करेंगे हम ट्रैवल के बाद। बहुत सर करते हैं सर ट्रैवल के। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। एंड उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा। हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिला सर हमें आपसे। एंड यही कहेंगे कि बस आप थोड़ा रेस्ट करो पहले थोड़ा रेस्ट करो, मूवी की सक्सेस सेलिब्रेट करो, जापान घूम के 100% सर, 100%। ऑडियंस को आज जाते एक रीजन दे दो फतेह देखने का, कि इस रीजन से जाओ मतलब इस। देखिए फतेह एक सिर्फ फिल्म नहीं है, एक ऐसी जर्नी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्में हमारी बहुत कामयाब होती हैं, बहुत सारे पैसे बनाती हैं, लेकिन फिल्म फतेह एक ऐसी फिल्म है जिसके सारे प्रॉफिट जो मेरे शेयर के होंगे डोनेशन में जाएंगे, जो मैंने पहले दिन से प्लेज कर लिया था। हर एक टिकट जो आप खरीदेंगे, ना सिर्फ वो आपको एंटरटेन करेगी, बट किसी ना किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पे मुस्कान भी लेके आएगी। सो मुझे लगता है कि इस फतेह की फतेह इसलिए हुई है क्योंकि इसके साथ बहुत सारी दुआएं जुड़ी हैं, और आप भी इस फिल्म को जाके थिएटर्स में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस फतेह की फतेह होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मिलेंगे दोस्तों हम आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। और सर आपके जो भी NGOs हैं उनके आप लिंक हमें दे देंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, कोई लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें। चैरिटी फाउंडेशन के मैं लिंक्स भेज दूंगा, और पक्का आप जुड़िए और मिलके लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं। 100%। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। बाय।